हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यस मैथ्स एकेडमी। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे, अच्छे से सारी क्लासेस ले रहे होंगे, स्कूल जा रहे होंगे और अच्छे अपने फ्रेंड्स से मिल रहे होंगे और इसी के हिसाब से सारी क्लासेस प्रॉपर चल रही होगी और स्कूल की मस्ती भी स्टार्ट हो गई होगी। तो क्या है ज़रूरी स्कूल में? देखो, स्कूल में क्या है कि हम बहुत ही ज़्यादा अपना टाइम बिताने वाले हैं। लगभग लगभग फर्स्ट से लेकर, अगर अभी आप तुम समझदार हो रहे हो तो और 2 साल है तुम्हारे पास 11th-12th के। और अगर तुम पॉलीटेक्निक वगैरह में चले जाते हो तो फिर तुम्हारे पास वो भी टाइम नहीं बचेगा, डायरेक्ट आप कॉलेज चले जाओगे 10th के बाद। ठीक है, ITI डिप्लोमा वगैरह करने हैं, फिर पॉलीटेक्निक्स में घुस गए, तो इस हिसाब से तो इस जो टाइम फ्रेम हमारा जो चल रहा है अभी, उसको हमें इंजॉय भी करना है, साथ के साथ पढ़ना तो है। एक मेंटल प्रेशर है, जो बच्चे थोड़ा पढ़ने के लिए ज़्यादा अटेंटिव है, थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं, तो साथ ही साथ आप देखोगे कि आपके जो कलीग्स हैं जिनको थोड़ा कम पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो वो ज़्यादा मज़े ले रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा कि वो ज़्यादा मज़े ले रहे हैं, तो आप भी उनके साथ ले सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मज़े ले रहा है या फिर जो एंजॉय कर रहा है वो कोई बुरा है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं करेंगे, वो भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे अपनी लाइफ में। बस उनको ये जो एकेडमिक्स वाली चीज़ें हैं वो उनके माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो बस इतना सा ही डिफरेंस है। तो हमें क्या करना है, अगर हमारा एकेडमिक्स में रुचि है तो हम हमारे एकेडमिक्स में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मेरे साथ था, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी रहे हैं जिनको पढ़ने में जो ज़्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन वो अपने जीवन में अभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कर रहे हैं, अच्छे अच्छे मुकाम पर है। तो इसे एज अ लोड लेके नहीं हमें करना है, हमें एज अ प्ले की तरह इसको देखना चाहिए कि हम सब एक रोल प्ले कर रहे हैं। बट यही है कि हमें हमारी भी ज़िंदगी एक किताब है, तो हम अच्छी किताब लिखें, अच्छी किताब लिखने की हमारी विचारधारा रहे। तो बस इन सब के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है, रिलैक्स लेके चलना है और जो हमसे बन पड़ेगा हम वो करेंगे। तो इसी के साथ में हमारा चल रहा था चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। पार्ट कौन सा है? 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं, ये है हमारा पार्ट नंबर 3। ठीक है, ये पार्ट का कॉलम अपन अब डालने लग गए हैं कि थोड़ा ज़रा पता भी चल जाए वीडियो को खोलें तो कि कौन सा पार्ट है। हाँ, हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर ली थी, एक ऐसा नंबर्स का पैटर्न्स जिसका जो नंबर्स चल रहे हैं उनका जो डिफरेंस है, एक तरीके का कॉमन डिफरेंस। तो वो डिफरेंस का नाम कॉमन क्यों लिख रखा था? क्योंकि वो हर जो 2 टर्म्स है, सक्सीडिंग और प्रीवियस टर्म, उनके बीच में कॉमन रहेगा वो डिफरेंस, इसलिए इसका नाम रखा था कॉमन डिफरेंस। अब तक हमने देखा था कि कोई अगर मान लीजिए कि एक 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, हमारे पास अगर कोई ऐसा नंबर का पैटर्न दिया हुआ था, इसको आप सीक्वेंस भी बोल सकते हैं कि कोई सीक्वेंस चल रहा है, कोई सीरीज चल रही है, कोई पैटर्न चल रहा है नंबर का, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये है। उसके लिए हमने क्या देखा था उसके लिए हमने डिफरेंस देखा था। डिफरेंस इजिकल्स टू क्या देखा था? an+1 माइनस an। या फिर सीधी सी बात थी, हमने जैसे कि इस केस में देखा था, तो डिफरेंस क्या था? सेकेंड 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया तो बचा 1, 4 में से 3 गया तो बचा 1। या फिर हमने ये भी देखा था कि अगर मान लो कि हमारे पास में हमको, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने जो देखा था कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास में 1 टर्म दी हुई है, 1 टर्म दी हुई है, तो सेकंड कैसे आएगी? तो A2 के लिए हमने क्या देखा था कि A1 में कॉमन डिफरेंस जोड़ दो। ठीक है, ये सारी चीज़ हमने देख ली थी। अब नाउ नेक्स्ट क्या था? इसलिए हमने इस फॉर्मूले को जस्ट थोड़ा सा समझ लो, मैं इस फॉर्मूले को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें कि क्या है n+1 और क्या है n। तो सीधी सी बात है, अगर मान लो कि an आपके पास में कोई टर्म है 1, तो an+1 क्या हो जाएगी? an+1 हो जाएगी कि इस 1 में an में वो डिफरेंस जोड़ दो। ठीक है, ये वही फॉर्मूला था कि अगर आपके पास में nth टर्म इस सीरीज की कोई सी भी एक टर्म है, उसकी नेक्स्ट टर्म निकालनी थी, तो आपने क्या कर दिया था? उसमें हम d का सम कर दे रहे थे, कॉमन डिफरेंस का सम कर दे रहे थे। इस हिसाब से हमारा डी भी निकल जा रहा था। अब जैसे ये नंबर पैटर्न है, ठीक है, इसमें हमको पता है कि ये बिल्कुल एक एपी है। एपी क्यों है? क्योंकि अगर नेक्स्ट वाली टर्म सक्सीडिंग टर्म को हम प्रीसीडिंग टर्म से घटाएंगे
तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है। ये एक नंबर सिस्टम हमारे जो नेचुरल नंबर की सीरीज है ये बिल्कुल आसान है। वैसे अगर आप इवन नंबर की सीरीज देखो 2 4 6 8 10 12, ये भी एक एपी है बिल्कुल। ऑड नंबर की सीरीज 1 3 5 7 9 11 13, ऑड नंबर की सीरीज भी एक एपी है। तो इस हिसाब से ये भी एपी हो गया, ये भी एपी हो गया। तो भाई साहब अब मेरा ये पूछना था आपसे कि जैसे ए एन प्लस वन इजिकल्स टू ए एन प्लस डी था, कोई से भी नेक्स्ट टर्म, इस टर्म से ये टर्म निकालनी थी, तो आपने क्या किया था, उस टर्म में कुछ कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया था। अब मेरा ये सवाल है, ये ठीक है, ये फॉर्मूला हमने समझ लिया, ये फॉर्मूला हमने समझ लिया। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट सेक्शन है जो आपका 5.2 ये बात कर रहा है, आपका जो एक्सरसाइज 5.2 है ना, ये बात कर रहा है कि किसी भी सीरीज की nth टर्म कैसे निकालोगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो कि आपकी फर्स्ट टर्म जो थी एक एपी है, 1 2 3 4 5 6 एपी है। अगर आपकी फर्स्ट टर्म A1 है, तो मुझे एक बात बताइए, सेकेंड टर्म क्या हो गई, A2 हो गई, थर्ड टर्म क्या हो गई, A3 हो गई, फोर्थ टर्म क्या हो गई, A4 जो हो गई वो 4 हो गया, A4 टर्म, A3 टर्म हो गई 3, A2 टर्म हो गई 2, A1 टर्म हो गई 1। अब मैं अगर मैं अभी आपसे पूछूं जनरली कि बताइए A50 टर्म क्या होगी, इसकी A50 टर्म क्या होगी, तो आप बोल दोगे कि सर 50। तो आपने, अब ये हमें नंबर सिस्टम पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 10 के हिसाब से हमें पता है। अब मैं वही बोलूं सिमिलरली, अब अगर मैं इवन नंबर्स की लिख दूं, यहाँ पे ये हो गई 2, ये हो गई 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8। तो इस एपी में ये जो इवन नंबर का जो एपी बना है, इसमें A1 टर्म क्या है, 2 है, A2 टर्म क्या है, 4 है, A3 टर्म क्या है, 6 है, और A4 टर्म क्या है, 8 है। तो जो इसकी A50 टर्म थी, A50 टर्म इसकी कितनी थी, 50। तो यही A50 टर्म इस एपी की क्या हो जाएगी, अब भी आप कैलकुलेशन करके डायरेक्ट बता सकते हो कि यार ये 2 थी, डबल होती जा रही है, ये फर्स्ट था इसका डबल है, 2 का 4 है, 3 का 6 है, तो आप बोल दोगे कि 50 2 100। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 50th टर्म जो रहेगी वो 100 रहेगी। ठीक है, वेल एंड गुड। अब मैं बोलूं कि एक काम करो, हमारे पास में जो ऑड नंबर की टर्म है 1 3 5 7 9 11, अब भाई साहब इसकी 50th टर्म बताओ। अब आ गई ना थोड़ी सी ट्रबल आ गई, हल्की सी ट्रबल आ गई कि अब इसकी 50th टर्म क्या होगी। थोड़ा कैलकुलेशन दिमाग में करना पड़ रहा है कि यार जैसे ये जो 1 2 इसका 2 गुना था, तो अब जैसे कि ये 4 है तो इससे एक कम है, ये 6 है तो इससे एक कम है, ये 8 है तो इससे एक कम है, तो इसकी जो 50th टर्म है 99 शायद से हो सकती है। ठीक है, फिर भी आपको कैलकुलेट करना पड़ जाए। तो मेरा यही बोलना है कि जो आपके 5.2 है वो सीरीज इसी के बारे में है। इसको थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा हल्का सा इसमें दिमाग लगाते हैं। क्या है ये चीज़ें समझ में आ गई। अब अपन समझते हैं थोड़ा सा बेसिक से ही। अब अगर मुझे आप बता दो कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है, ए है, ये 1 है, और कॉमन डिफरेंस इन नंबर्स के बीच में, कॉमन डिफरेंस क्या है इनके बीच में, क्या है, ये एक एपी है, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। भाई साहब कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे भी 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। ठीक है, इतने से चीज़ समझ में आई। अब मैं जब A50th बोल रहा हूँ, A50th बोल रहा हूँ, तो इसको सॉरी अभी अपन 50 पे नहीं चलते हैं। अपन एक काम करो कि A4th, अगर मैं एक 4th नंबर की टर्म बोलूँ A4th, या फिर A2 ही बनानी हो, मुझे A2 बनानी हो, तो मैंने क्या किया था, मैंने A1 में D जोड़ दिया था। ठीक है, वेल एंड गुड। अब मैं अगर बोलूँ कि मेरे को A3 बनानी है, तो A3 में मैंने क्या जोड़ा था, A2 प्लस D। भाई साहब A3 बनाने के लिए हमारे पास बेसिक फॉर्मूला था ना, A2 प्लस D। A2 बराबर क्या है, A1 प्लस D। ठीक है, तो आपने A2 की जगह पे क्या लिख दिया, A1 प्लस D प्लस ये वाला भी D, तो क्या हो गया, ये हो गया A1 प्लस 2D।
ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। अब ए फोर्थ टर्म बनानी हो तो क्या करोगे, ए फोर्थ के लिए आप बोलोगे सर A3 में D जोड़ दो, A3 में D जोड़ दो, बाकी A3 तो आपका ये था भाई साहब A1 प्लस 2D, प्लस उसमें एक और D जोड़ जाएगा D इजिकल्स टू A1 प्लस 3D। अब आप एक पैटर्न देखेंगे कि जो फर्स्ट टर्म थी, जो A1 था, A1 तो 1 था, जब 2 बनाना पड़ा तो आपको A1 में D जोड़ना पड़ा, फर्स्ट टर्म में डिफरेंस जुड़ा। सेकंड टर्म जब थर्ड टर्म बनानी है तो आपने क्या बोला, फर्स्ट टर्म में 2D जुड़ा, सेकंड ऑफ डिफरेंस जुड़ा। जब मैं सेकंड बना रहा हूं तो सिंगल डी जुड़ रहा है, थर्ड बना रहा हूं तो डबल डी जुड़ रहा है, फोर्थ बना रहा हूं तो ट्रिपल डी जुड़ रहा है फर्स्ट टर्म में। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते यहाँ से कुछ मोटा मोटा अपने दिमाग से अगर खुद से ही दिमाग की उत्पत्ति करें तो मैं ये नहीं बोल सकता कि अगर यार मेरे को अगर कोई सी भी nth टर्म चाहिए, अगर मेरे को nth टर्म चाहिए तो जो फर्स्ट टर्म है, अब फर्स्ट टर्म को मैं a ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ A1 A2 A3 समझाना था इसलिए बाकी अब nth टर्म में फर्स्ट टर्म को मैं a ले रहा हूँ। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो a में मैं काम करता हूँ क्या जोड़ता हूँ, जब सेकंड चाहिए थी तो 1 था, मतलब कि इस टर्म से एक कम था। जब थर्ड चाहिए थी तो डिफरेंस d में हर टर्म को बनाने में, A2 को बनाने में, A3 को बनाने में, A4 को बनाने में डिफरेंस D आ रहा है और फर्स्ट टर्म आ रही है। फर्स्ट टर्म हमने A रख ली, डिफरेंस D वैसा का वैसा रख लिया। बट जब 2 बना रहे थे तो 1 टाइम्स D था, 3 बना रहे थे 2 टाइम्स D था, 4 बना रहा था तो 3 टाइम्स D था। मतलब ये जो n नंबर जो मैं बना रहा हूँ वो उससे एक कम है, तो मैं यहाँ से लिख दूंगा n-1 इंटू डी। तो ये जो सीधी सी बात है, ये जो छोटी सी जो हमारा नेचुरल नंबर्स की सीरीज है, इससे ही हमने फॉर्मूला बना लिया। एग्जाम्पल के लिए क्या, जैसे कि हमने A50th देखा था, A50th इसका 50 होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म अगर एक है तो 50वीं टर्म 50वीं होगी, मालूम है हमें। एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। A50 में हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस 50 में से एक घटा लेते हैं इंटू डिफरेंस, हमको पता है सबका डिफरेंस तो 1 ही होता है। तो आप यहाँ देखोगे फर्स्ट टर्म A1, नेचुरल नंबर्स की फर्स्ट टर्म होती है 1 में हम जोड़ देंगे, 50 में से एक गया तो 49, ये बन गया भाई साहब 50। तो इस हिसाब से ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले को हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास एक और फॉर्मूला बन गया कि अगर हमारे पास कोई एक AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और उसको हम nth टर्म चाहिए, कोई सी भी nth टर्म चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको, उसके लिए क्या क्या चाहिए वो लिस्ट भी हम देख लेते हैं, जो कि हमने यहाँ से बनाई है। nth टर्म इजिकल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये चलो ठीक है, मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे भी लिख दिया इनके पास में, ताकि ये पड़ा रहेगा। अब इसके थोड़े एप्लीकेशंस देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं इस फॉर्मूले को अंदर से। ठीक है, इस फॉर्मूले तक यहाँ तक पहुँच गए थे। अब जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास में क्या था, 2 4 6 8, इसकी मैंने 50th टर्म पूछी थी, तो आप क्या बोलेंगे, इसकी जो 50th टर्म चाहिए, कोई बात नहीं सर फर्स्ट टर्म दे दो मेरे को, तो फर्स्ट टर्म मैंने दे दी 2 प्लस ये कितना है 50, हमको पता है n-1 तो 50-1, ये 50th टर्म है। ये जो चल रहा है ना 2 4 6 8 and 10 12 14 16, तो 50वें नंबर पे इसमें कौन सी टर्म आएगी उसका फॉर्मूला निकाला है भाई साहब। तो A50 इजिकल्स टू 2 प्लस 50-1 n-1 इंटू जो D है वो D हो जाएगा 2। तो इस हिसाब से इसको अगर आप निकाल के देखते हैं तो आपको क्या समझ में आएगा कि 2 प्लस 50-1 इंटू 2 बनता है। तो इसको क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस 50-1 हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस, इसको क्या करेंगे, 9 दूनी 18 का 8, हाथ का 1, 4 दूनी 8 9, 2 प्लस 98 इजिकल्स टू 100, जो कि हमने पहले भी निकाल लिया था। तो एक ये फॉर्मूले को हम समझ रहे हैं कि ये फॉर्मूला बात किसके बारे में कर रहा है। ये जो सीरीज चल रही है इसमें 50th नंबर, ठीक है, इस हिसाब से हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया है। फॉर्मूला हमने निकाल के रख दिया है। अब जो है हमारा क्वेश्चन का आतंक शुरू होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को एक छोटा सा डिस्कशन में 1 मिनट का और दे देता हूँ, 1 मिनट का और दे देता हूँ। nth टर्म, ये तीनों फॉर्मूलाज देख लो, अभी तक हमारे पास में 3 फॉर्मूले इकट्ठे हो गए हैं।
उनको मैं एक 1 बाय 1 यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, सारे क्वेश्चंस इन फॉर्मूला से ही चलेंगे भाई साहब। ठीक है, सारे क्वेश्चंस उन फॉर्मूलास के हिसाब से ही चलेंगे। ठीक है, अगर मुझे n+1 टर्म बनानी हो तो उसमें an में d मेरे को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये nth टर्म कोई है, उससे अगली टर्म, ये अगली टर्म बनाने वाला फॉर्मूला है भाई साहब, समझ गए, n+1 बनाने का। तो इस हिसाब से ये जो डिफरेंस का फॉर्मूला है, डिफरेंस का फॉर्मूला हमारे पास में आ जाता है। तो ये तो डिफरेंस तो क्या हो जाएगा, n+1 में से n घटा दिया जाएगा, यही हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास में फॉर्मूला आया कि अगर आपको ये जो nth टर्म है ना, n+1 वाली टर्म थी n+d, बाकी अगर आपको nth टर्म चाहिए तो उसके लिए हो जाएगा a+n-1 इंटू d। ये फॉर्मूले का सेट हमारे पास में आ गया है। इस फॉर्मूले के सेट के हिसाब से अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए हैं, हमने देख लिया। nth टर्म कोई सी भी टर्म है, उससे अगली टर्म चाहिए तो n+1 कर देंगे, डिफरेंस d जोड़ देंगे। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n+1 माइनस का n। ठीक है, nth टर्म कोई से भी एपी में टर्म निकालनी हो तो हम फर्स्ट टर्म उसकी a बोले तो फर्स्ट टर्म, nth बोले तो कोई सी भी नंबर वाली टर्म उस n-1 इंटू डी कर देंगे। ठीक है, अभी मैं बता दूं कि आपके जो टेक्स्ट बुक जो है उसको साथ में लेके बैठा करो। टेक्स्ट बुक के जो एग्जाम्पलर क्वेश्चंस है बहुत बार आए हैं और ये अभी से नहीं आ रहे हैं। मैं 2011 की बात कर रहा हूँ, जब मैं खुद 10th में था तब के ये क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई साहब, तब से ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो आपके एग्जाम्पलर क्वेश्चंस होते हैं इसी के कारण बनाए जाते हैं कि आप एग्जाम्पल वाले। फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 आपका। ये लाइट सही आ रहा है क्या, ये सॉरी प्रॉपर। ठीक है, ये है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें एक एपी दिया हुआ है, आपको एक एपी दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड 10th टर्म। हाँ ठीक है, nth टर्म मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 10th टर्म ऑफ द एपी। अब एपी क्या दिया हुआ है भाई साहब, आपको एपी क्या दिया हुआ है, आपको एपी दिया हुआ है 2, 7, 12 एंड सो ऑन। ठीक है, अब अपन इसका सॉल्यूशन मारते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब क्या है ना कि आपको एक इन्फॉर्मेशन पहले दे दी उसने कि ये एक एपी है, आपको एपी उसने बोल दिया है, एपी है 10th टर्म। ये जो फॉर्मूलाज देख रहे हैं ये भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ही फॉर्मूले देख रहे हैं। सारी चीज़ों को ऐसे ही लेके चलना है, ऐसा नहीं है किसी भी टर्म का कि कहीं पे भी अपन फॉर्मूला लगा दे रहे हैं और कहीं पे भी कुछ होने लग गया है, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, हमको एक एपी क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 2, 7, 12, आगे उसने दिया ही नहीं। तो हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ से आप देखोगे कि फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट टर्म भाई साहब ये जो जहाँ से स्टार्ट होती है वही तो फर्स्ट टर्म होती है। फर्स्ट टर्म a इजिकल्स टू हमारे पास 2 दे दिया, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास ये दे दिया, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे आप, आपको कॉमन डिफरेंस भी तो चाहिए। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस d कैसे आएगा, कोई बात नहीं, जो भी टर्म दी है, एक तो जैसे मान लो कि 12 है, 12 में से 7 घटा दो, या फिर कोई बात नहीं 7 में से 2 घटा दो। तो हमने 7 में से 2 घटा दिए तो ये 5 आ गया। हमको पता है एपी की प्रॉपर्टी यही है कि कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, तो इस हिसाब से हमने 5 घटा दिया। अब भाई साहब वो बोल रहा है 2, 7, 12 3 टर्म दी और बोल रहा है कि इसकी 10वीं टर्म बनाओ। तो अब अगर आप यहाँ पे 5 जोड़ोगे, 12, 5, 17, फिर 5 जोड़ोगे, 17, 5, 22, फिर 5 जोड़ोगे, 22, 5, 27, 27, 5, 32, 32, 5, 37। तो ये करते करते आपको कितना टाइम निकल जाएगा। इसलिए हम हमारे पास में 10th टर्म को हम क्या लिख देंगे, 10th टर्म मतलब कि a 10th इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे, हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा, 10th टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस an-1 इंटू डिफरेंस d। यही तो रोल प्ले हो रहा है। तो 10th टर्म कैसे निकालेंगे, a 10th इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म। हमारे पास यहाँ एपी की स्टार्ट हुई है 2 से, 2, 5,
7 7 5 12, तो 2 रख दिया हमने, प्लस 10 - 1 इंटू डिफरेंस 5 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे बच जाएगा 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 प्लस 9 बजा 45 इजिकल्स टू ये हो जाएगा 47, 45 और 2 47। आप देख सकते हो कि कैसे चुटकी बजा के ये अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हमने इसकी 10th क्या है, इसकी आप 50वीं टर्म भी निकाल पाओगे, 100वीं टर्म भी निकाल पाओगे। इस एपी की क्यों निकाल पा रहे हो, ये तो इसने 10th टर्म ही पूछ ली, मान लो इसने 21th टर्म पूछ लेता, 33 टर्म तो पूछ लेता, तो वो निकालने में थोड़ी दिक्कत होती ना, इसके कारण हमने ये 10th टर्म हमारी डायरेक्टली हमने निकाल ली, जो कि 47 आंसर आया हमारा। ये बता दो भाई साहब, ये आपका क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, एमपी 2023 में और 2025 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे इस क्वेश्चन का क्या है, ये एमपी 2023 में और 2025 में पूछा गया है भाई साहब। तो इस हिसाब से देख सकते हो आप कि कितने बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हाँ भाई साहब, अब ये आपको कब सॉल्व करना है, जब ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आए, 2 नंबर में आए या फिर 3 नंबर या 4 नंबर में तो देगा नहीं, 2 या 3 नंबर में आए। अब यही क्वेश्चन आपको पूछा जाए एमसीक्यूज में, तो क्या हम ये सॉल्व करने बैठेंगे? नहीं, हम डायरेक्ट 8 इसको भी नहीं लिखेंगे, लिखे बैठेंगे कुछ नहीं, हम डायरेक्ट देख लेंगे फर्स्ट टर्म ये है, इसको इससे माइनस करके 5 डिफरेंस मान लेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, ये आंसर 47 हम डायरेक्ट लाएंगे। ठीक है, हमने समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 था, इसको अच्छे से देख लो, समझ लो, नोट डाउन कर लो। तो बस वो आगे की स्पीच बोलने का आपको यही मतलब था मेरा, कि ज़्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेना है। क्या है ना कि हमें पढ़ाई को एक ऐसा टूल बनाना है अपने लाइफ में कि जिसकी हेल्प से है ना हम आगे बढ़ पाएँ और मतलब कुछ मुकाम हासिल कर पाएँ। और अपन जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो पढ़ाई से हमारे अपने दिमाग में क्या है ना कि एक ये खुलना चाहिए, अलग अलग डायमेंशंस खुलना चाहिए, दिमाग बड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि हमारा एक मिशनरी मैन्युफैक्चरिंग मशीन बन जाए हमारा दिमाग, और हमको मतलब दिन भर हम टेंशन में रहे हैं, आज ये पढ़ना है कल वो पढ़ना है। पढ़ेंगे जब टाइम मिलता है तो अच्छे से पढ़ो, टाइम पास फालतू चीज़ों में मत करो। बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको स्कूल के आपके टीचर भी समझा रहे होंगे, उनकी भी सुनो, क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर जो है वो आपसे एज में बड़े हैं तो आपको अच्छा नॉलेज देते हैं वो। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 3 नहीं, अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है विच टर्म ऑफ एपी, आपको एक एपी दिया हुआ है, विच टर्म ऑफ एपी, एपी क्या है 21 18 15 is -81. Also, if any term 0, give reason for your answer. उनका ये बोलना है कि कौन सी टर्म इस एपी की 21 18 15 80 माइनस का 81 है, और अल्सो वो ये भी फाइंड करना चाह रहे हैं कि अल्सो इफ एनी टर्म 0, also if any term 0, क्या कोई सी टर्म 0 भी है? अगर है तो हमको ये दो। तो ये कौन सा 2022 में और 2025 में? तो भाई साहब यहीं के यहीं देखो, ये एमपी 2022 और 2025 का क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन था 2023 का और 25 का, ये क्वेश्चन है 2022 का और 25 का। तो दिमाग लगाओ, ये क्या बोलना चाह रहा है?
इसने आपसे अब उल्टे सवाल और रिवर्स डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिए। हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि कोई सी nth टर्म पता करना है तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। अब भाई साहब इसने बोल दिया कि कोई एक टर्म है -81, तो वो कौन से नंबर की टर्म है ये बताओ। कैसे बताओगे, कैसे बताओगे? आपने तो भाई जो पढ़ा है वो पढ़ी तो तुमने अलग चीज़ है, ये पूछ कोई अलग सी चीज़ रहा है, कैसे बताओगे? तो पहले तो हम लिख लेंगे भाई एपी, हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिख लिया 21, 18, 15 एंड सो ऑन। तो भाई साहब आपको एक चीज़ यहाँ से ये दिख रही होगी कि इसकी फर्स्ट टर्म, यहाँ से फर्स्ट टर्म तो आपको आई गई होगी समझ में। फर्स्ट टर्म यही रहती है, फर्स्ट टर्म a इजिकल्स टू 21 हो गया। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? अब यहाँ पे एक लोचा है, लोचा क्या है? यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि जब भी ये टर्म्स जो है 21, 18, 15 आप देख रहे हो कि ये टर्म्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो डिफरेंस क्या आना चाहिए भाई? किसी भी चीज़ को आप अगर आप जोड़ोगे तो वो चीज़ बढ़ती हुई चले जानी चाहिए, और कोई सी चीज़ अगर घटती हुई चले जा रही है मतलब इसमें से कुछ तो माइनस हो रहा है, तो ये जो कॉमन डिफरेंस डी है ये माइनस में आना चाहिए। इतना सा एक कॉमन लॉजिक लगाने की बात कर रहा हूँ मैं। एक मिनट रुकना जरा, अच्छे से नहीं लगा हुआ है। एक कॉमन लॉजिक की बात कर रहा हूँ कि अगर ये 21 से 18 हो रहा है और 15 हो रहा है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले जा रहा है, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस डी है वो माइनस आएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं। 18 में से हमने किसको घटा दिया? 18 में से 21 को घटा दिया, तो आ गया ना -3, -3 आ गया। कॉमन डिफरेंस डी हमने -3 ले लिया। मेरे हिसाब से शायद से ये अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं कि जो नेक्स्ट पूरी जो क्लास है, क्वेश्चन हम ब्लू से लिख लिया करेंगे और बाकी का क्वेश्चन पेपर हम ब्लैक से ही कर देते हैं, ठीक है? तो मेरे हिसाब से तो ब्लैक से ही करते हैं यार, मज़ा नहीं आ रहा उसमें, ठीक है? क्वेश्चन हम उसमें से लिख लेंगे। तो हमारे पास में एपी आ गया था, हमने एपी देखा। एपी क्या है? 21, 18, 15 एंड सो ऑन। तो हमने फर्स्ट टर्म निकाल ली थी, इसमें से फर्स्ट टर्म हमने निकाल ली थी। a इजिकल्स टू कितना हो गई थी? 21। कॉमन डिफरेंस में समझा रहा था कि कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, कॉमन डिफरेंस डी क्या आना चाहिए भाई? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो माइनस आना चाहिए। तो हमने क्या किया? 18 में से नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म घटा दी, तो माइनस का 3 आ गया। वेल एंड गुड, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमको पता ही था कि नेगेटिव ही आएगा, कि 21 में मैं -3 जोड़ूंगा तो 18 आएगा, 18 में मैं -3 जोड़ूंगा तो 15 आएगा, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अब जो इसने जो पूछा है ना कि इस एपी में कौन से नंबर की टर्म -81 है, तो भाई साहब इसने क्या है ना, जो ये -81 है ना, ये आपकी nth टर्म दे दी है। nth टर्म इसने -81 दे दी है और आपसे पूछ रहा है कि टर्म की वैल्यू बताया, तो टर्म की वैल्यू तो n रहती है। तो हमको और क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है nth टर्म, nth टर्म हमको दी हुई है a nth टर्म इजिकल्स टू -81। ये क्वेश्चन में बस इतना ही समझने लायक था। उसके बाद में तो ये क्वेश्चन हमको फॉर्मूले से सॉल्व भी हो जाएगा। हमको पता है फॉर्मूला क्या है, हमको पता है फॉर्मूला क्या है। nth टर्म कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टर्म में n-1 इंटू डी कर देंगे तो आ जाएगा। तो भाई साहब nth टर्म हमको दी हुई है -81, -81 में फर्स्ट टर्म हमारे पास में थी 21 प्लस n-1। ये nth टर्म ही तो निकालना है ना। ये n क्या है? ये n है वो जो टर्म है, तो अब टर्म की वैल्यू तो दे दी, बाकी ये n जो है वो n, यहाँ पे यही बच्चे कंफ्यूज होंगे, बहुत सारे बच्चे इसमें यही कंफ्यूज होंगे, सर ये n क्यों, ये n की वैल्यू दी हुई है -81। नहीं बाबा नहीं, ये a n की वैल्यू दी है, मतलब ये जो सारी है ना ये a1, a2, a3 ऐसा है, हमने पढ़ा है। तो ये nth की वैल्यू दी है, और ये जो n है ना ये नंबर ऑफ टर्म है, ये कौन से नंबर की टर्म है। जैसे कि ये इसको बोला जाए तो a1, इसको बोला जाए तो क्या है? ये a1, ये a की इस टर्म की फर्स्ट वाली टर्म है। तो वैसे ही ये 1 की वैल्यू 21 हुई क्या? नहीं, ये a1 की वैल्यू है। तो वैसे ही -81 जो है वो an की दी हुई है, और n तो नंबर ऑफ टर्म है, जो नंबर की टर्म है, और d इजिकल्स टू -3, d इजिकल्स टू -3। तो इस हिसाब से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा?
एक काम कर सकते हैं, ये 21 को भी इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 81 माइनस का 21 इज इक्वस टू क्या हो जाएगा, n-1 इंटू माइनस का 3। ठीक है भाई साहब, ठीक है, एक और एक 2, 8 2 10, 102 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 102, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे भाई साहब, 81 में 21 जुड़ जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। ये माइनस का जो √3 है इसको नीचे खींच के ले आते हैं, सॉरी माइनस का 3 है तो इस -3 को नीचे खींच के ले आते हैं, ये हो जाएगा n-1। ये माइनस से ये माइनस क्रॉस हो जाएगा, 3 से भी ये शॉर्ट आउट हो जाएगा के साथ, 3 या 9 9 10 12 हो गए, तो 3 चौके 12, तो आपके पास में क्या आ गया 34 इजिकल्स टू n-1। ये 1 इधर आ जाएगा तो n इजिकल्स टू कितना आ जाएगा, 34 में 1 जुड़ जाएगा तो 35। सो बच्चों क्या है कि ये जो 81 है ना, इस एपी में पूछा था कि कौन से नंबर की टर्म है, तो ये 35वें नंबर की टर्म है -81। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ तुम्हारा। नेक्स्ट उसने ये पूछा कि एक क्वेश्चन यहाँ तक तो आपका ये आधा पार्ट हुआ, एक एपी दिया हुआ था, उसमें से आपको n इजिकल्स टू 35 हो गया, 35 नंबर की टर्म है -81। उसने एक चीज और पूछी, इफ एनी टर्म 0, क्या कोई ऐसी टर्म भी है जो कि 0 है। तो उसके लिए क्या होता है बच्चों कि अगर कोई ऐसी टर्म है 0 है, तो अपन एक काम करते हैं ना, अपन कोई सी एक ऐसी टर्म, मतलब वो nth वाली कोई सी टर्म हो रही होगी, तो एक काम करते हैं ना, पुटिंग an इजिकल्स टू 0, कोई सी है अगर चेक करनी है, यहाँ तो उसने बता दिया था कि -81 है, कौन से नंबर की ये चेक करके बताओ। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कोई सी 0 भी एग्जिस्ट करती है, तो वो 0 वाली बताओ। तो हमने कोई बात नहीं, हमने बोला कि एक काम करते हैं, an इजिकल्स टू 0 रख देते हैं, an इजिकल्स टू 0 रख देते हैं। ये फॉर्मूले में an इजिकल्स टू 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस फर्स्ट टर्म हमारे पास थी 21 प्लस n-1 इंटू डी कितना था डिफरेंस -3। उसने पूछा है, तो हम ये जो है अब हम चेक करने के लिए आ रहे हैं कि कोई सी टर्म 0 भी है। ऐसा आप नंबर ऑफ टर्म्स के लिए निकाल सकते हो। यहाँ पे हमने 0 रखा कि भाई साहब कोई सी टर्म हम मानते हैं an टर्म है जो कि 0 है, तो n की वैल्यू आ जानी चाहिए। यहाँ पे 0 रखा, ये 21 को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 21 आएगा तो ये माइनस का 21 हो जाएगा, माइनस का 21 इजिकल्स टू n-1 इंटू माइनस का 3। एक काम करते हैं, ये माइनस के जो 3 है इसको भी नीचे ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस का 21 बाय माइनस का 3 इजिकल्स टू n-1। ये माइनस से माइनस कटा, हम देख रहे हैं 3 से 21 भी काट जाएगा 60 टाइम्स में, 3 7 21, तो 7 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा n-1। n को इधर 1 को इधर ले आएंगे तो n इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 7 और 1 8। तो भाई साहब हमको जवाब क्या देना है, यस देयर एग्जिस्ट अ टर्म 0। कौन से नंबर की, सॉरी देयर एग्जिस्ट अ टर्म 0 जो कि है 8th टर्म है जो कि इस एपी में 0 वैल्यू को दर्शाती है। ये इस क्वेश्चन का पूरा औचित्य था। ये क्वेश्चन अपने आप में इस फॉर्मूले को पूरा तोड़ निचोड़ तोड़ जोड़ करके सब कुछ करके हमने 81 कौन से नंबर की टर्म है वो डिफाइन किया, और एक ये भी चेक किया कि क्या कोई 0 टर्म भी इसमें आती है। तो हमने देख लिया कि 0 टर्म भी एक ऐसी है 8वें नंबर की टर्म है जो कि आती है। तो इसके 2 आंसर हो गए, एक ये आंसर हो गया 35, एक ये आंसर हो गया 8। ठीक है, इसको करो, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 4 भी हमारा हो गया। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो आपका एग्जाम्पल का है वो एक वेराइटी ऑफ मतलब ट्रीटमेंट अलग से ला रहा है, कि एक अलग ही तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है हर एक क्वेश्चन। जैसे कि सब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो हमने क्या देखा कि nth टर्म निकालो। अब आपको nth टर्म दी हुई है, आपसे n ट्विस्ट अप करके पूछ रहा है कि 81 नंबर की टर्म -81 नंबर की टर्म कौन सी है, तो n आपने निकाला। फिर उन्होंने ये भी पूछ लिया कि क्या कोई 0 ऐसी टर्म एग्जिस्ट करती है, तो आपसे फिर आपने ये पूरा सोल्व करके निकाला। अब मान लो कि यहाँ कोई फ्रैक्शन फंस जाता और n कोई एक परफेक्ट नंबर नहीं आता है, तो पेन परफेक्ट नंबर नहीं आता है, दैट मीन्स ऐसी कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहाँ से एक अलग क्वेश्चन भी आप समझ लो। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं।
इसको नोट डाउन कर लो, और जिन बच्चों को नोट डाउन करने में थोड़ा टाइम लग जाता है वो वीडियो को पॉज करके कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 5, ये भी VIMP क्वेश्चन है भाई साहब, नंबर 5। ठीक है, जब तक उतारो मैं लिखता हूँ। डिटरमाइन AP हुज थर्ड टर्म इज 5, सेवन टर्म इज 9। अब भाई साहब इसने तो AP बनाने का ही पूछ दिया। डिटरमाइन AP हुज थर्ड टर्म फाइव एंड सेवन टर्म इज 9। ठीक है भाई साहब, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को भी मैं बोलूँगा कि आपको एक AP बनाने की बात कर रहा है तो इसको भी VIMP में रख लेना। सारे जो भी क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम्पलर्स है, एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, आपको एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व करवाए गए हैं NCERT की तरफ से, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उनसे ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उनसे ही बनते हैं, उसी पैटर्न पे। और ये बता दूं, एक चीज़ आपको एक और बता दूं कि ये जो फॉर्मूलाज है ना, बस इन्हीं फॉर्मूलाज से ट्विस्ट करके सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, कोई भी एक एक्स्ट्रा नहीं बन रहा है। जैसे आप एग्जांपल के लिए यहाँ पे सॉल्यूशन मारते हैं, क्या AP फॉर्म करने के लिए बोला है, तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि ये AP पूछ रहा है। और क्या बोला है, थर्ड टर्म क्या दी हुई है, थर्ड टर्म आपको दी हुई है 5 और सेवेंथ टर्म आपको दी हुई है 9। ठीक है, तो एक चीज़ तो और समझ में आ रही है, ये 5 से 9 चले गया है। ये थर्ड टर्म थी इसकी 5, सेवेंथ टर्म में ये 9 हो गया है। मतलब कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस जुड़ रहा होगा, कोई सी टर्म रही होगी पहली, दूसरी, तीसरे के बाद में कुछ जुड़ा होगा, चौथी आई होगी, चौथी के बाद में कुछ जुड़ा होगा, पांचवी आई होगी। तो मेरे को तो यही दिख रहा है, 5 में जोड़ दो 2, 7 में 2 जोड़ दो 9। मेरे को तो यहाँ से डायरेक्टली समझ में आ गया ना। बाकी हम ऐसे नहीं करने वाले इसको, ये अभी अब छोटा क्वेश्चन है तो हमको समझ में आ गया। ठीक है, डिफरेंस तो हमको एक चीज ये क्वेश्चन से समझ में आ जाएगी कि थर्ड से अगर सेवेंथ टर्म बढ़ने पे अगर नंबर्स भी बढ़ गया AP का, मतलब डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव है, वो जुड़ेगा। और इस केस में हमने निकाल लिया डिफरेंस 2 है। बाकी इससे हम सोल्व नहीं करेंगे। जब हमें दिया हुआ है थर्ड टर्म 5 है, सेवेंथ टर्म 9 है, तो हमें पता है थर्ड टर्म A3 थर्ड टर्म दिया हुआ है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, A3 5 है, और इसका मतलब क्या है कि A7 9 है। तो भाई साहब हम फार्मूला पकड़ लेंगे ना, हमको पता है कि AN इजिकल्स टू क्या होता है, A प्लस AN माइनस 1 इंटू D। तो हमें किसी भी AP को फॉर्म करने के लिए फर्स्ट टर्म चाहिए रहती है, फर्स्ट टर्म आ जाएगी तो उसके बाद में नेक्स्ट टर्म तो मैं इस फॉर्मूले से बना लूँगा डिफरेंस जोड़ के। तो सबसे पहले अभी ये जो पहला थर्ड टर्म दी हुई है तो हम क्या लिख देंगे, A3 इजिकल्स टू क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म A1 A प्लस अब n माइनस 1 मतलब कि 3 जो था 3 माइनस 1 इंटू D क्या है, डिफरेंस हमको पता नहीं है, फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे एक इक्वेशन बना देंगे। A3 हमको क्या पता है, 5 दिया हुआ है, 5 इजिकल्स टू A प्लस 3 माइनस 1 इजिकल्स टू 2D। तो क्या बन गया हमारे पास, 5 इजिकल्स टू A प्लस 2D, ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सिमिलरली हमारे पास में क्या दिया हुआ है, हमारे पास में दिया हुआ है A7, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, A7 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1, A7 दिया हुआ है तो 7 माइनस 1 करना पड़ेगा, 7 माइनस 1 इंटू D। तो हमारे पास में इक्वेशन से A7 हमको क्या दिया हुआ है, A7 हमको दिया हुआ है 9, तो 9 इजिकल्स टू A प्लस 7 माइनस 1 मतलब कि 6 इंटू D। ये आपकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। अब एक बात आपको डायरेक्टली वैसे भी सोच लेनी चाहिए थी कि अगर ये एक AP फॉर्म करने के लिए बोल रहा है तो AP के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी फर्स्ट
फर्स्ट टर्म में डिफरेंस जुड़ते जुड़ते तो इनफाइनाइट टर्म्स बन जाएगी, लेकिन उसके फर्स्ट टर्म में कुछ नहीं जुड़ा हुआ रहता है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो खाली बस क्वेश्चन ही बता सकता है आपको। तो इसलिए आपको फर्स्ट टर्म यहाँ से निकालनी पड़ेगी और डिफरेंस डी भी निकालना पड़ेगा, ताकि आप अगली जो टर्म है, फर्स्ट टर्म की जो अगली टर्म है A2 है, तो A1 में D आप जोड़ के निकाल लो। तो इस हिसाब से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, अब मान लो कि इक्वेशन नंबर 1 में हम a इजिकल्स टू क्या लिख सकते हैं, हमारे पास में दिया हुआ था 5 इजिकल्स टू a प्लस 2d। तो a इजिकल्स टू क्या हो गया, a इजिकल्स टू हो गया 5 माइनस 2d, 2d उसको चला दो, 5 माइनस 2d। तो इसको हम पुट काई में कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। तो यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा, 9 इजिकल्स टू a की जगह पे क्या रख देंगे, 9a प्लस 6d में a की जगह पे रख देंगे 5 माइनस 2d प्लस 6d, वैसा का वैसा 6d, ठीक है। वो जो मैंने आगे समझा दिया था वो 7th टर्म, मैं 5th टर्म समझ रहा था, लेकिन ये 7th टर्म दी हुई थी ना, ठीक है। अब 9 में से 5 गए, 9 में से 5 इधर ले आओ, 9 में से 5 गए इजिकल्स टू 6d में से 2d गया तो बच गया 4d। तो 4d इजिकल्स टू क्या हो गया, 4d इजिकल्स टू क्या हो गया, 9 में से 5 गए तो बचे 4। डिफरेंस d इजिकल्स टू क्या हो गया, डिफरेंस d इजिकल्स टू आ गया 1। 4 में से 4 डिवाइड हो जाएगा तो डिफरेंस d इजिकल्स टू हो जाएगा 1, ठीक है। डिफरेंस d इजिकल्स टू 1 आ गया, d इजिकल्स टू 1 है तो यहाँ पे रख दो, पुटिंग d इजिकल्स टू 1, तो a इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, a इजिकल्स टू 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इजिकल्स टू 5 में से 2 हुआ तो बचा 3। तो आपके पास में a जो है वो 3 आ गया। भाई साहब आपके पास में फर्स्ट टर्म जो है वो 3 आ गई, डिफरेंस 1 आ गया। तो आप फर्स्ट टर्म इजिकल्स टू 3, सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, a सेकेंड फर्स्ट प्लस a सेकेंड निकालना है, मतलब 1 प्लस 2, तो a1 प्लस डी, यहाँ पे क्या बन जाएगा, a1 प्लस डी। a1 अपने पास था 3 प्लस 1 इजिकल्स टू 4, ठीक है। थर्ड टर्म तो आपको दी हुई है, थर्ड टर्म क्या हुई थी 5, तो कैसे निकलेगी, ये निकल जाएगी ना a2 प्लस डी। थर्ड कैसे निकालेंगे, n प्लस 1 को क्या कर सकते हैं, 2 प्लस 1 इजिकल्स टू a2 प्लस डी। यहाँ से आप पता चल पाएगा कि a2 प्लस डी, तो इस हिसाब से यहाँ पे अपन लिख देंगे 4, ठीक है, 4 लिख देंगे, 4 में 1 जोड़ देंगे तो इजिकल्स टू 5। इस हिसाब से देखो थर्ड टर्म 5 हो गई। फोर्थ टर्म कैसे निकालोगे, फोर्थ टर्म आप निकाल दोगे कि ये 5 में 1 जोड़ दो तो हो जाएगा 6। इस हिसाब से आपका जो AP बन के आया, वो आपका जो AP है वो है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक ये भी एक AP बना है, नेचुरल नंबर की शाखा थी जिसका फर्स्ट टर्म 3 से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे यही लॉजिक समझाने की कोशिश करी है। क्वेश्चन में दिया हुआ था थर्ड टर्म 5 है, 4 5 6 7, 7 टर्म 9 है। मैं उस टाइम पे क्वेश्चन में जो आपको स्टार्टिंग में समझा गया, मैंने इसको 5th मान लिया था, जबकि ये 5th नहीं थी। 5 से जो 9 बता रहा था 2 बढ़ रहे हैं, बाकी ये 5th नहीं थी भैया, ये थर्ड के बाद में 4, तो 5 4 9, तो मैंने ऐसे समझ जाना था डिफरेंस 1 है। एक चीज़ हमने अच्छे समझ ली थी कि डिफरेंस जैसे मैं गलत मान गया था, मैंने गलत क्वेश्चन को सॉल्व इंटरप्रेट कर लिया था, लेकिन ये सॉल्व करने के बाद में हमको पता चल गया ना कि डिफरेंस तो 1 है, तो मैंने फिर 1 है तो देखा तो ये तो 7th थी भैया, 5th नहीं थी। इस हिसाब से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और ये आपका AP बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या क्या कर लिया, nth टर्म भी बनवा ली, 50th टर्म हमने देखा था, आपसे नंबर ऑफ टर्म्स, ये कौन से नंबर के टर्म है ये भी पूछवा ली, आपसे A और D निकाल के इस फॉर्मूले से AP भी बनवा लिया, और क्या चाहिए, कितनी अच्छी चीज़ है। चलो करो इसको, नोट डाउन करो अच्छे से। चलो बच्चों क्या करें आगे, एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर बढ़े। एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 6, मेरे को लगता है कि एग्जाम्पल नंबर 6 आप खुद से भी कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 6 में आपसे क्या पूछ रहा है उसको बता देता हूँ। चेक वेदर 301
इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5, 11, 17, 23, मतलब कि 5, 11, 17, 23। ये एग्जाम्पल नंबर 6 आपका क्या बोल रहा है कि अगर ये एक नंबर्स की सीरीज है तो क्या उसमें 31 कोई एक नंबर आएगा बीच में इस सीरीज में। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो सीरीज दी हुई है एक एपी है क्या। तो ये जो सारे फॉर्मूलेज है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हैं, ठीक है। तो इसलिए एपी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 5, 11, 17, 23 का डिफरेंस देखें हम 6, 6, 6, सभी जगह 6 डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि ये एक एपी तो है। अब हमको देखना है कि 301 एक कोई टर्म है क्या, तो हम क्या कर देंगे 301 यहाँ पे रख देंगे। फर्स्ट टर्म इसकी क्या दी हुई है 5 दी हुई है और डिफरेंस कितना दिया हुआ है 6, तो यहाँ हम n निकालेंगे। तो आप देखोगे कि ये जो n की वैल्यू है ये n की वैल्यू पूरी नहीं आ रही, जैसे कि 12, 13, 15, 17 एक फुल नंबर होना चाहिए, कोई फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी जो कि ये इंडिकेट करेगी कि ऐसा कोई सा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर ऐसा कोई सा नंबर एग्जिस्ट करता है तो वो जो टर्म है वो भी एग्जिस्ट करेगी। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका एग्जाम्पल नंबर हो जाता है 6। 7th वाला बताऊं, एग्जाम्पल नंबर जो 7 है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। एग्जाम्पल नंबर 7 को करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, और ये भी बहुत वीआईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा वीआईएमपी क्वेश्चन है। एमपी 2021 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन का कितना क्या पूछना है, क्वेश्चन कितना है, हाउ मेनी 2-digit numbers are divisible by 3। ये जो क्वेश्चन है भाई साहब, ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा आपको एंटिक तरीके से समझना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा आपको समझदारी से समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन की बात क्या है, ठीक है। तो दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आए कि हाउ मेनी 2-digit नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स क्या पूछ रहा है कि ये ऐसी बात पूछ रहा है कि कितने 2 डिजिट के नंबर है जो कि 2 डिजिट के नंबर है और जो डिविजिबल बाय 3 है। मतलब सीधी सी बात है वो 3 के मल्टीपल्स ही होंगे, 3 के पहाड़े में आ रहे होंगे तभी वो 3 से डिविजिबल रहेंगे। जैसे 6 3 से डिविजिबल है वो इसलिए ना क्योंकि 3 दूआ 6, मैं बोल दूँ 12 3 से डिविजिबल है तो वो इसलिए ना क्योंकि 3 चौके 12। मैं आपको बोल दूँ कि 96 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है तो क्यों है 3 3 9, 3 दूआ 6, 3 का 32 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसलिए 96 आ रहा है ना। अब मान लो कि 99 अगर मैं बोल लूँ कि 3 से डिविजिबल है वो इसलिए ना क्योंकि वो 3 के पहाड़े में है। 3 का 33 गुना 99 हो रहा है। 3 मल्टीप्लाई बाय 33 99, 3 मल्टीप्लाई बाय 32 96, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 12। तो बेसिकली ये क्या 3 के पहाड़े की बात हो गई है। हाँ अब उसने क्या पूछा है, अब हमारे जो फॉर्मूलेज है ये फॉर्मूले उसमें कैसे काम आएगा वो एक सोचने वाली बात है। सॉल्यूशन हम मारते हैं। उसने बोला हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, अब उसने बोला है कि 2 डिजिट नंबर्स, तो 2 डिजिट नंबर्स कौन कौन से होते हैं भाई साहब। आपके हिसाब से आप एक की टेबल एक दो से आप चालू करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर जो है वो 10 नंबर हो जाता है 2 डिजिट नंबर। 10 11 12 13 अप टू 2 डिजिट नंबर कहाँ तक चलेगा 99 तक चलेगा, क्योंकि जो 100 है वो 3 डिजिट का नंबर हो गया इसलिए 99 तक चलेगा 2 डिजिट नंबर। तो भाई साहब 2 डिजिट नंबर तो 10 से स्टार्ट हुआ 99 पे जाके एंड हुआ। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स ये कि 2 डिजिट नंबर तो 10 से 99 तक है। इधर नीचे आते तो 1 डिजिट है, उधर ऊपर जाते हैं तो 3 डिजिट है। बट यहाँ पे आप सोचने वाली बात क्या है कि उसने बोला है जो डिविजिबल हो 3 से, तो 10 डिविजिबल है क्या 3 से, नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है। 11 डिविजिबल है क्या 3 से, प्रॉपर पूरा डिविजिबल नहीं है।
12 जो है वो 12 3 के पहाड़े में 3 की टेबल में आता है। तो सबसे फर्स्ट जो 2 डिजिट नंबर जो है जो कि डिविजिबल हुए, तो आपका जो AP बनेगा उसमें फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 12। अब आप 12 के बाद में आपको क्या पता है 15, तो हमको पता है 13 भी नहीं डिविजिबल रहेगा, जो 14 है वो 14 भी नहीं डिविजिबल रहेगा। तो इस हिसाब से आपका जो AP बन रहा है उस AP में फर्स्ट टर्म हो जाएगी आपके पास में 12, फिर हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 18 एंड सो ऑन, बढ़ते 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 लास्ट तक में। लास्ट में अगर आप देखते हो तो 2 डिजिट नंबर कौन सा है 99 है। 99 भी किससे डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो ये एक एपिनी फॉर्म हो गया है कि जिसकी फर्स्ट टर्म 12 है, जिसमें आप 3 जोड़ो, 3 का डिविजिबल है ना, इसलिए 3 जोड़ो तो 15, 15 में 3 जोड़ो तो 18, 18 में 3 जोड़ो तो 21। ऐसा करते करते हम जोड़ते जपाड़ते 99 तक आ जाएंगे। तो अब उसने ये बोला है कि ये नंबर्स की संख्या बताओ, ये नंबर्स कितने होंगे ये बताओ। तो भाई साहब ये नंबर्स कितने होंगे तो बताओ, ये फॉर्मूला हो गया ना हमारे पास। इसकी nth टर्म, लास्ट टर्म क्या है 99। आप कुछ नहीं करोगे, nth टर्म में 99 में रख दोगे। फर्स्ट टर्म हमको पता है कि इसकी 12 है, प्लस ये जिसकी फर्स्ट टर्म 12 है, लास्ट टर्म 99 है। 99 जिसकी लास्ट टर्म है, जिसकी फर्स्ट टर्म 12 है, तो कौन से नंबर पे आएगी n-1। और डिफरेंस कितना है, तो भाई साहब 3 की टेबल से चल रहा है ना, तो डिफरेंस 3 हो गया। कुछ नहीं करता है, 99 में से 12 को इधर निकाल लो, 99 माइनस 12 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 3। ठीक है, 9 में से 2 गए तो बचे बेटा 7, 9 में से 1 गया तो बचे बेटा 8। ठीक है, 8, 87 n-1 इंटू 3। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये 3 को इधर डिवाइड कर देना है, तो क्या हो जाएगा 87 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू n-1। 3 से डिवाइड करते हैं तो बेटा ये हो जाएगा 3 दूआ 6, 6 2 8 27, 3 नंबर की 27 इज इक्वल्स टू n-1। 1 को इधर जोड़ देंगे तो n इज इक्वल्स टू 29 और 1 30। तो भाई साहब यहाँ से क्या आ गया कि टोटल 12 से लगाकर 99 तक में 3 के डिविजिबल होने वाले, मतलब 3 के मल्टीपल्स हो गए 30। ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भर भर के आते हैं, आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका फंडा सीख लेना भाई साहब। अगर मैं यहीं के यहीं आपको एक क्वेश्चन दूं, जो कि बहुत बार पूछा गया है कि कितने 2 डिजिट नंबर्स है जो डिविजिबल होंगे बाय 7। हिंट दे देता हूँ, 2 डिजिट नंबर 10 7 से डिविजिबल नहीं है, 12 डिविजिबल नहीं है, 13 डिविजिबल नहीं है, 14 डिविजिबल है। तो इसका जो AP है वो 14 से स्टार्ट होगा। 14 7 21, 21 भी 7 से डिविजिबल है। इस टू 99 आप देख रहे हो, 99 7 से डिविजिबल है क्या, नहीं डिविजिबल है। तो लास्ट टर्म निकाल लेना और ये फॉर्मूला में पुट करके मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना कि कितने टर्म्स 7 से 2 डिजिट टर्म्स जो कि 7 से डिविजिबल है, उसका आंसर मुझे देना कि सर आपने ये क्वेश्चन पूछा था टोटल नंबर ऑफ हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ठीक है, ये इस हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को समझ लिया। यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनाया, इसको अच्छे से नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत ही प्यारा फंडा है ये, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा जाता है। और ये एक थोड़ा सा क्या है कि AP फॉर्म करने वाली भी चीज़ है कि आपका ये AP में फर्स्ट टर्म आपको दिमाग चलना चाहिए। 3 से डिविजिबल मतलब ये सारे नंबर 3 के मल्टीपल होने चाहिए। लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे,
और यही सारी चीज़ें हैं। एग्जाम्पल ये जो मैंने आपसे पूछा है 99, अब देखो 99 को 7 से डिवाइड किया आपने, यहाँ पे एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ, तो कितना जाएगा, 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7 जाएगा, बचेगा 2, ये हो जाएगा 29, सचोक 28, 28, एक रिमाइंडर जो बच रहा है उसको कुछ नहीं करना है, 99 में से एक घटा देना है, जो रिमाइंडर आया ना उसको घटा दो, तो जो 98 है वो 98 आप देखोगे पूरा 7 से जा रहा है, तो इसकी जो लास्ट टर्म है वो 98 बन जाएगी। ये भी इसके पीछे एक फंडा रहता है कि जो जिस भी टर्म को आप 3 डिजिट हो 2 डिजिट हो, लास्ट टर्म जो है उसको उससे डिवाइड कर दो भाई साहब गिवन नंबर से, जो रिमाइंडर आ रहा है, जैसे इस केस में एक रिमाइंडर आ रहा था, एक रिमाइंडर आ रहा है तो एक घटा दो ना, एक घटा दोगे तो 14 टाइम्स में डिवाइड भी हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म मैंने बता दी है, लास्ट टर्म बता दी है भाई साहब, इस हिसाब से कितनी टर्म्स रहेगी वो निकाल के मुझे ज़रूर बताना। चलते हैं अगले इसमें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 पे। एग्जाम्पल नंबर 8, ये इस क्वेश्चन को क्या वीआईएमपी बोलेंगे, ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, तो कोई सा भी टाइप पूछा गया है इसलिए ये सारे वीआईएमपी है। आपके ये जो यहाँ पे अपन जो एग्जाम्पलर्स देख रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पलर्स जो है वो सारे वीआईएमपी है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द 11th टर्म from last of the AP। AP क्या दिया हुआ है, 10, अच्छा 7, 4 अप टू -62। हाँ तो ऐसा अभी तक आपसे क्या पूछा जा रहा था, आपसे पूछा जा रहा था कि 11 टर्म निकालो AP की। अब ये बोल रहा है कि ये जो AP दिया हुआ है, इस AP में आपको क्या दिया हुआ है, इस AP में आपको क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो। आपको जो AP दिया हुआ है, सबसे पहले तो AP लिखो आप। अगर आप AP लिखोगे तो क्या है, 10, 7, 4 अप टू -62। तो यहाँ से आप फर्स्ट टर्म तो निकाल ही लोगे। फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है, फर्स्ट टर्म A = दी हुई है 10। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस D = क्या हो जाएगा, 7 में से 10 गए -3। ठीक है, और लास्ट टर्म क्या दी हुई है इस AP में, ये पहला क्वेश्चन है, जब आपको लास्ट टर्म इसकी दी जा रही है, लास्ट टर्म को L बोला जाता है, L फॉर लास्ट -62। तो भाई साहब जब भी आपको ये पूछा जाए कि बैक से, पीछे से क्या बोला है, 11th टर्म निकालो, अगर इसकी 11th टर्म सामने से निकालनी रहती तो क्या फॉर्मूला रहता हमारा, A11 कैसे निकालते, A11 के लिए हम लगा देते फर्स्ट टर्म 11 - 1, फर्स्ट टर्म 11 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस D। अब आपको 11th टर्म पूछी है लास्ट से, तो कुछ नहीं करना है आपको, जब 11th टर्म लास्ट से पूछी है ना, तो इसको आप लगा देंगे लास्ट टर्म, कुछ नहीं है, फर्स्ट टर्म की जगह पे आप लास्ट टर्म रख देंगे, प्लस सेम 11th टर्म है तो 11 - 1 इंटू जो D जो दिया हुआ है उसको माइनस का D कर देंगे। समझ में आया। जब अगर मुझे सामने से, ये AP में सामने से अगर मुझे 11th टर्म पूछी जाती तो मैं फर्स्ट टर्म लिखता प्लस 11 - D, 11 - 1 इंटू D कर रहा होता कॉमन डिफरेंस। जब आपको ऐसा दिया जाए कि फ्रॉम लास्ट, ये क्या दिया जाता है, ये अगर दिया जाता फ्रॉम फर्स्ट टर्म, अगर जब भी आपको फर्स्ट टर्म से पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, जब भी फ्रॉम लास्ट टर्म पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। 11th में फर्स्ट टर्म की जगह पे आ जाएगी लास्ट टर्म प्लस n - 1 सेम टू सेम माइनस का D, ये जो D था उसको माइनस का D। इस हिसाब से देखो 11th टर्म क्या आ जाएगी, 11th टर्म इज इक्वल टू लास्ट टर्म हमको दी हुई है -62 प्लस
11 में से 1 गए तो बचे 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस का डी, माइनस डी जो था माइनस का 3 था, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3। ए 11th टर्म लास्ट से बोल रहा हूँ, -62 प्लस का 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 3 माइनस का 62 प्लस का 30। ए 11th टर्म इजिकल्स टू हो जाएगा, ठीक है, 62 में से 30 घटा लो तो माइनस का 32, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, छोटी सी चीज़ इसमें थोड़ी सी समझने लायक थी, थोड़ी समझदारी की थी। हमने ये जो फॉर्मूला जो बनाया है ये फर्स्ट टर्म का, हमने लास्ट टर्म में क्या क्रिएट कर दिया, हमें पता है कि जो AP जो है जो फर्स्ट टर्म से ऐसे जा रहा है वो AP लास्ट टर्म से भी ऐसा ही रहेगा, तो लास्ट टर्म हमने लग दी। जो डिफरेंस D इधर डायरेक्शन में था वो उसका उल्टा हो जाएगा, इसलिए हमने माइनस का साइन लगा दिया, सेम आपके सामने आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है हमको कंफ्यूज करने के लिए आते हैं, इसलिए हमने फार्मूला ही अलग बना लिया, हमने समझ ही थोड़ी सी ट्विस्ट कर ली कि जो ये इधर वाला फार्मूला था तो हमने रिटर्न वाला फार्मूला बना दिया जिसमें लास्ट टर्म आ गई प्लस n-1 तो सेम ही है, माइनस का D आ गया। आंसर मुझे लगता है -32 सही है। ठीक है, चलो तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगता है अभी तक के हो गए हैं इसमें। तो अब जो रहेगा हम एक्सरसाइज 5.2 को हम कवर अप कर लेंगे। इसमें 2 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, वो थोड़े बेसिक से क्वेश्चंस है, उनको पढ़ लेना। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना। और जो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो एक्सरसाइज 5.2 पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चंस उसमें से हम चीर फाड़ डालेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझ डालेंगे। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और अच्छे से चीज़ों को समझो थोड़ा। ठीक है, बाय।